नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों 4 खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है उत्तर प्रदेश स्टेट कबड्डी चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो जाती है और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। दूसरी खबर पर बात करेंगे दोस्तों, जहां ये देखने को मिलता है कि स्टार्टिंग के अंदर भारत के अंदर एक खबर आ रही थी कि पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान के क्रिएटर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स और ट्विटर हैंडल्स अब भारत के अंदर एक्टिव हो चुके हैं, अनब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों खबर आके चलकर कुछ और निकल कर आती है, इसके ऊपर बात करेंगे और बाद में खबरों का सिलसिला लेकर जाएंगे बिहार पॉलिटिक्स के अंदर, जहां देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी दलों का दावा है कि भाजपा अपना एक षड्यंत्र रच रही है। जिस तरीके से भाजपा ने एक वक्त पहले नोटबंदी शुरू की थी, अब भाजपा बिहार के अंदर वोट बंदी शुरू करना चाहती है और बिहार के खूब सारे वोटर्स में से 25% वोटर्स को गायब करना चाहती है। आखिरी खबर दोस्तों कवर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घना की यात्रा को। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ देशों के यात्रा पर निकले हुए हैं और ये ग्लोबल साउथ के सभी देश हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब अपन बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। पहली खबर दोस्तों ब्रिजेश सोलंकी की है। बताया जा रहा है कि ब्रिजेश सोलंकी एक कबड्डी प्लेयर हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसी के साथ साथ ये स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट बुलंदशहर से आते हैं और फिर यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये अपने गाँव के अंदर थे। गाँव के अंदर देखते हैं कि नाली के अंदर एक कुत्ते का बच्चा यानी कुत्ते का जो पिल्ला होता है वो कहीं फंसा हुआ था। उसको बचाने के लिए जैसे उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसको निकाल भी लेते हैं, उसके बाद में वो जो कुत्ते का पिल्ला होता है, वो छोटा सा बच्चा जो होता है, वो उनको हाथ में थोड़ा सा काट लेता है। ब्रिजेश सोचते हैं कि ये क्या हो गया है, मेरे को काट दिया गया है, लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। ब्रिजेश दोस्तों टेटनस का, रेबीज का इंजेक्शन, ये सब इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। कुछ महीनों बाद में ब्रिजेश की तबीयत खराब हो जाती है और जब तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तब डॉक्टर बताता है कि इनके शरीर के अंदर रेबीज फैल चुका है और रेबीज इतना खतरनाक रूप से फैल चुका है, वो जो इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आप ब्रिजेश को घर ले जाइए। घर ले जाने के थोड़ी देर बाद में और कुछ दिनों बाद में ब्रिजेश की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने जब मीडिया आर्टिकल्स को, खूब सारे आर्टिकल्स को खंगाला तो पता चल रहा है कि ब्रिजेश की आखिर कौन सी तारीख को मौत हुई है इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई आर्टिकल कह रहा है कि 26 जून को ही है, कोई 27 जून कह रहा है, तो कोई 1 जुलाई की तारीख बता रहा है। या इतना ही नहीं, भारत के अंदर किस तरीके से जो आवारा कुत्ते हैं वो घूमते हैं और उनको किस तरीके से स्टेरलाइज नहीं किया जाता है, वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, इन सब चीज़ों के ऊपर लगातार चर्चा बनी रहती है। इस बीच मैक्सिको का भी उदाहरण लेना ज़रूरी है, जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि मैक्सिको के अंदर एक समय पर रेबीज़ के बहुत ज़्यादा केसेज आते थे। कुत्तों का बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ पर कोहराम था सड़कों पर हर जगह, और रेबीज़ के इन्फेक्शन जो वायरस है ये सब फैल रहा था कुत्तों के ज़रिए, कुत्तों के काटने के ज़रिए। मैक्सिको की सरकार खतरनाक तरीके से इस चीज़ को, जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर है, कुत्तों के वैक्सीनेशन प्रोसीजर को बढ़ा देती है और उसको मुफ्त कर देती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्सिडीज़ दी जाती है, कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं, कुछ लालच दिया जाता है और ऐसे कर 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 मैक्सिको आज दोस्तों रेबीज़ मुक्त है। आप देख सकते हैं कि भारत को रेबीज़ के मामले में इस चीज़ से सीखना चाहिए, लेकिन आपको भी 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि आपको कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी लोहे की धारदार चीज़ आपके हाथ पर लग जाती है तो आपको तुरंत टेटनस का या फिर उससे रिलेटेड इंजेक्शंस का इलाज लेना चाहिए। रेबीज़ का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए और 12 घंटे 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आपको जाकर इंजेक्शंस और डॉक्टर का इलाज ले लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ दोस्तों, कुत्तों से सावधानी। आप कुत्तों से सावधानी कैसे बरत सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको देखने को मिलता है कि कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो नॉर्मल दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई कुत्ते ऐसे हैं जिनके मुंह से लाल ज़्यादा मात्रा में टपक रही है, जैसा कि आपको यहाँ तस्वीर में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस कुत्ते से सावधान रहिए। ये कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकता है और ये कभी भी आपको काट सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई कुत्ता ऐसा दिखता है जो ज़मीन की ओर सिर झुका के चल रहा है, लगातार चल रहा है, उस कुत्ते से भी सावधान रहिए, क्योंकि वो कुत्ता भी रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकता है और उसके काटने की वजह से भी वो आपको कभी भी पहली बार तो काट सकता है और उसके काटने की वजह से भी आपको रेबीज हो सकता है। तो इन चीज़ों से सुरक्षित रहिए। और लगातार मैं कहूँगा कि नगर निगम जो होते हैं हमारे भारत के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर जो नगर निगम होते हैं, उनको काम करना चाहिए, कुत्तों को वैक्सीन करनी चाहिए। जिस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुत्ते हैं उस क्षेत्र से उनको निकाल कर किसी और क्षेत्र के अंदर छोड़ देना चाहिए या फिर जंगलों के अंदर छोड़ देना चाहिए।
ये सब तमाम चीज़ें अगर अपन अपनाते हैं तभी इन जैसी चीज़ों से बच पाएंगे, वरना रेबीज़ भी फैलता रहेगा, लोग इलाज भी नहीं कराएंगे, टेटनस का इंजेक्शन भी नहीं लेंगे और समस्या बड़ी ऐसी हो जाएगी कि भारत के अंदर तो लोग कुछ जानते ही नहीं है कि आखिर रेबीज़ क्या है, रेबीज़ का वैक्सीनेशन क्या है, टेटनस का इंजेक्शन क्या है, ये सब चीज़ें जानते ही नहीं है। अब दोस्तों अगर अपन अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर के अंदर देखने को मिलता है कि कल भारत के ट्विटर के ऊपर खतरनाक तरीके से ट्रेंड मच चुका था। जो ट्रेंड ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिएटर्स को बैन करो, वापस इनको भगाओ। हुआ यह था कि जैसे आप सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हानिया आमिर जैसे खूब सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जो कि दुबई के अंदर बैठते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो रहते ही नहीं, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये सब खतरनाक तरीके से भारत के प्रति कड़वे बोल रहे थे। इन सब के इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इन सब के यूट्यूब चैनल्स, इन सब के ट्विटर हैंडल्स को भारत की सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और भारत के सर्वर के अंदर से हटा दिया था। तो उसके बाद इन सब की जो रीच थी वो भी कम हो गई थी, इनकी कमाई भी कम हो गई थी और एक तरीके से एक डिजिटल प्रहार था, माफ कीजिएगा, इनके ऊपर, इन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर भारत सरकार की तरफ से डिजिटल प्रहार था। और ये प्रहार होने के बाद दोस्तों इनकी कमाई बंद हो गई, इनकी रीच बंद हो गई। लेकिन भारत के अंदर भी कुछ तबके ऐसे थे जो इनको वीपीएन लगा के देखा करते थे और सरकार से कह रहे थे कि इनकी क्या गलती है। हालांकि इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन्होंने लगातार भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करा, कश्मीर के मुद्दे पर क्रिटिसाइज करा, इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज करा और इंडिया की वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने जो पाकिस्तान के ऊपर प्रिसाइजली तरीके से अटैक्स किए थे उसको भी गलत ठहराया। कह रहे थे कि यहाँ पर तो पाकिस्तान की आम जनता मारी जा रही है, यहाँ पर तो पाकिस्तान के आतंकवादी है ही नहीं, इस तरीके की बातें कर रहे थे। अब दोस्तों अचानक से कल रात को क्या होता है, यहाँ पर ये सभी अकाउंट्स अनब्लॉक हो जाते हैं। पूरा भारत इनके अकाउंट्स को अपने सर्वर से एक्सेस कर पा रहा था, इनको देख पा रहा था और खबर फैल चुकी थी कि भारत सरकार ने इन तमाम यूट्यूब चैनल्स को, जिसके अंदर खूब सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स भी हैं, वहाँ के पत्रकार भी हैं, वहाँ के शोएब अख्तर जैसे क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज, ये सब हैं, इन सब के अकाउंट्स भारतीय जनता आराम से देख पा रही थी। और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि अचानक से बाद में ये वापस बंद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्ड किया है आपके लिए, इसके अंदर मैं शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल सर्च कर रहा हूं और अब इस वक्त आप नीचे इस जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर टाइम और डेट देख सकते हैं, वो आज की है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये अकाउंट दोबारा सस्पेंड हो चुका है। भारत सरकार का कहना है, वहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि एक टेक्निकल ग्लिच हो चुका था सर्वर के अंदर, जिस वजह से ये परेशानी आन खड़ी हो गई थी और यहाँ पर ये जो अकाउंट्स थे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के, इन सब के एक्सेस हो पा रहे थे। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अचानक से टेक्निकल ग्लिच किस तरीके से हो गया, क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई साइबर अटैक तो नहीं हुआ था? खबर का अंत इसका यही होता है और अपन आगे चलते हैं। अगली खबर दोस्तों है बिहार से। बिहार के अंदर पॉलिटिक्स गर्मा रही है। जिस तरीके से आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में बिहार के अंदर चुनाव है, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार है और भाजपा का गठबंधन है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब प्रोटेस्ट कर रही हैं, कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के फेवर में आकर, उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आकर बिहार के अंदर से 25% वोटर्स को गायब करने वाला है। किस तरीके से गायब करने वाला है उसका मैं आपको अब खबरों के अंदर बताता हूं। आखिर होने क्या वाला है दोस्तों, बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करा है और ये रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का होगा। अब आप आसान भाषा में समझिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, आपने वोटर ID कार्ड बना ली है, अब आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आप वोट तब दे पाएंगे जब आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम आएगा, यानी कि इलेक्टोरल रोल के लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। अब ये जो लिस्ट बनती है ना, फाइनल लिस्ट बनती है, जो कि BLO के पास जाती है। हर एक बूथ होता है, बूथ के पास एक BLO बैठा रहता है। जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो इस BLO के लिस्ट के अंदर आपका नाम होता है, उसके बाद ही आप वोट दे सकते हैं। आपको वो पर्ची मिलती है, उसके बाद आप जाकर वोट दे सकते हैं। तो ये जो लिस्ट बनती है ना, इसका अब रिवीजन होगा। इससे पहले बिहार के अंदर इसका रिवीजन साल 2003 के अंदर हुआ था, जहां पर बताया जाता है कि 60%, आज के मुकाबले 60% वोटर्स का रिवीजन हो चुका है, जिसकी संख्या है 5 करोड़। और बिहार के अंदर इस वक्त मौजूदा साल के अंदर बिहार के अंदर टोटल वोटर्स हैं 8 करोड़। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ये कहना है कि बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से 60% यानी कि 5 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन साल 2003 में हो चुका है। उनको सिर्फ और सिर्फ येस पर टिक करना है। एक फॉर्म उनके पास लेकर आएंगे BLO और वो कहेंगे कि हाँ मेरा हो चुका है, मेरा ये नाम है, मेरा ये एड्रेस है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। उनको सिर्फ ये चीज़ें बतानी है और फिर उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो अब नए वोटर्स हैं, यानी कि साल 2003 के बाद जितने भी वोटर्स आए हैं, उनके वोटर लिस्ट के अंदर नाम है नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, माइग्रेंट हैं, मुस्लिम हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता करेंगे और इनके बारे में वेरिफिकेशन होगा। अगर कोई वेरिफिकेशन का सबूत देने में नाकाम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल उनसे डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर निवासी हैं कि नहीं है,
उनके माँ बाप का नाम पूछा जाएगा, एड्रेस पूछा जाएगा। अगर वो कुछ दिखाने में सक्षम हो जाते हैं और दिखा नहीं पाते हैं, कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं अपने वहाँ निवासी होने का, बिहार के अंदर निवासी होने का, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तो उसकी जो वोटर लिस्ट के अंदर से उसका नाम हटा दिया जाएगा। और अब इंडिया गठबंधन का यही कहना है कि इस तरीके से तो हमारे वोटर्स गायब हो जाएंगे। उनका जो वोट बैंक है, आप सबको पता है कि कांग्रेस और आरजेडी का जो वोट बैंक है वो बिहार के अंदर खूब सारे मुस्लिम्स का वोट बैंक है, माइग्रेंट्स का वोट बैंक है, आदिवासी और दलित्स का भी वोट बैंक है। तो इस तरीके से उनको अब ये डर सता रहा है कि आखिर अब तो बिहार के अंदर ये चाल चल चुकी है बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अब इस वजह से हमारे जो वोटर बैंक है वो यहाँ पर घट ना जाए, कम ना हो जाए। अब दोस्तों इसको लेकर आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे क्या बात निकल कर आती है? आगे ये बात निकल कर आती है कि इंडिया गठबंधन का कहना है कि हम जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से वो मिलते भी हैं और उनके सामने सारी बातें रख भी देते हैं। उसके बाद कांग्रेस कहती है कि हम तो लीगली रास्ता अपनाएंगे और हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। अब आप समझिए कि आखिर कांग्रेस कोर्ट को कैसे अप्रोच करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से लीगली कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में कर रहे हैं, उसी के अंडर में कर रहे हैं, सब कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इलीगली हो रही हो यहाँ पे। अगर किसी को भी इस पर कुछ है, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर किसी को भी कन्फ्यूजन है, तो वो अपने हर बूथ के ऊपर अपने BLA एजेंट्स को भेज सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ वेरिफिकेशन टीम जाएगी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंट्स को भेज सकती है, और इसी के तहत इंडिया गठबंधन ने 56,000 एजेंट्स को भेज दिया है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक BLO हूँ, हालांकि बिहार के अंदर इन 8 करोड़ जो वोटर्स हैं इनकी वेरिफिकेशन करने के लिए 1 लाख के आसपास BLOs को तैयार किया गया है, वॉलंटियर्स को तैयार किया गया है, उनको भेजा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक BLO हूँ और मैं आपके घर आ रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि आप बिहार के निवासी हैं या नहीं, आप यहाँ पर कब से वोट दे रहे हैं, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, आपकी वो जो वोटर लिस्ट है, आपकी जो वोटर ID उसको वेरीफाई करने आ रहा हूँ। तो मेरे साथ भाजपा का भी एजेंट आ रहा है, मेरे साथ कांग्रेस का भी एजेंट आ रहा है, RJD का भी एजेंट आ रहा है, JDU का भी एजेंट आ रहा है, सबके एजेंट आ रहे हैं, और उनके सामने मैं आपका वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं उनके सामने आपका वेरिफिकेशन कर रहा हूँ तो आखिर मैं किस तरीके से गलती करूँगा? कांग्रेस को यहाँ सोचना चाहिए। कांग्रेस जो कह रही है कि हम जाकर लीगल रास्ता अपनाएंगे, हम जाकर कोर्ट को खटखटाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि सर जज साहब ये जितने भी हमने जितनों को भी हमने वेरिफिकेशन करके आउट करा है लिस्ट से, ये सबको आउट हमने कांग्रेस के एजेंट्स के मौजूदगी में ही किया है, यूं ही थोड़ी कर दिया। तो कांग्रेस कोर्ट के अंदर क्या जवाब देगी? यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन ने अपने 56,000 भेज दिए एजेंट्स। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के अंदर चुनावी राजनीति चल रही है। इसके साथ साथ अगर अपन आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं घाना। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आने वाले कुछ समय तक बाहर ही रहेंगे, 8 दिन की यात्रा पर रहेंगे और 5 देशों को विजिट करेंगे। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दौरा है, और ये जो विजिट है ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों के अंदर है। ग्लोबल साउथ के अलग अलग देशों में इसलिए है क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे ग्लोबल साउथ का तो आपको देखने को मिलेगा कि एक इंडिया ही ऐसा देश है जो ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक लेवल पर, डिफेंस लेवल पर और जियोपॉलिटिकल लेवल पर सबसे स्थिर देश है, सबसे मजबूत देश है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो वहाँ चाइना, रशिया, यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका, कनाडा ये सब आ रहे हैं। वहाँ पर किस तरीके से कलेश मच रहे हैं आप सबको अच्छे से पता है, लेकिन इंडिया किस तरीके से मजबूती से खड़ा है आपको ये भी अच्छे से पता है। अलग अलग देशों के अंदर सरकारें गिर रही हैं, पलट रही हैं, किसी के जो राष्ट्रपति बन रहे हैं कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, और जनता विरोध करती किसी और मामले पर है। कभी कभी उद्योगपतियों के साथ दोस्ती करते हैं, उन्हीं उद्योगपति के साथ दोस्ती फिर तोड़ देते हैं। आजकल दोस्तियाँ भी अचानक से टूट जाती है, किसी को पता नहीं चलता, सब काम करना साथ में शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन बीच में अगर भारत को देखते हैं तो भारत देखने को मिलता है कि भारत एकदम इंटरनली भी एकदम मजबूत है और एक्सटर्नल लेवल पर भी बिल्कुल मजबूत है। हर तरीके से भारत एकदम मजबूत खड़ा है, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं 5 देशों की यात्रा पर। और अब इस ग्लोबल साउथ के अंदर सबसे मजबूत भारत ही है। और अगर लीडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वैसे भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। 75% उनकी जो रिजल्ट आती है, अलग अलग मीडिया हाउस चलाते हैं, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, वही है सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी की है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब गए घाना, और घाना में जाने के बाद उनको घाना का नेशनल ऑनर दिया गया है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, वहाँ के राष्ट्रपति जॉन द्रामनी महामा के द्वारा। आपके सामने तस्वीरें आ रही है, वीडियोस आ रही है, आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना गए किस मामले में, आखिर घाना से भारत के क्या रिश्ते हैं। देखिए अगर आप वेस्ट अफ्रीका को देखते हैं तो वेस्ट अफ्रीका के अंदर घाना एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी लगातार ज़्यादा तरीके से खतरनाक रूप से आगे बढ़ रही है, और ये आगे चलकर विकास का रूप धारण करने वाला ये देश।
तो प्रधानमंत्री मोदी यानी कि भारत जो इससे रिश्ते ठीक कर रहा है और भी बढ़िया है भारत से रिश्ते। घाना जितना भी एक्सपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भारत को ही करता है और भारत घाना से अच्छा खासा इंपोर्ट करता है। और जितना भारत घाना से इंपोर्ट करता है उसमें से 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है, यानी कि भारत घाना से गोल्ड मंगाता है खूब सारी मात्रा में। और अगर अपन इस मीटिंग को देखते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि भारत घाना को अलग अलग लेवल पर मदद करने वाला है। इसके अंदर एग्रीकल्चर फील्ड है, एजुकेशन फील्ड है, डिफेंस है, हेल्थ केयर है, डिजिटल पेमेंट्स हैं। और भारत का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर घाना के अंदर बनाया जाएगा वहाँ के यूथ के लिए। साथ साथ अगर वहाँ पे जो हेल्थ केयर है उसके अंदर घाना की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मदद की जाएगी और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से खबर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से घाना को रीच आउट करता है, घाना से मिलता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कितना भव्य स्वागत होता है और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान वहाँ पर किस तरीके से हरे राम हरे कृष्णा का भजन जाप होता है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ है। हर बार जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं किसी देश के अंदर उनका इसी तरीके से भव्य स्वागत होता है और यहाँ पर भी हुआ है। साथ साथ अगर अपन देखते हैं तो देखने को मिलता है कि ग्लोबल साउथ के अंदर अगर प्रधानमंत्री किन देशों को विजिट करने वाले हैं तो पहले तो घाना वो विजिट कर चुके हैं, अब जाएंगे त्रिनिदाद टोबैगो, फिर जाएंगे अर्जेंटीना, फिर जाएंगे ब्राज़ील और उसके बाद जाएंगे नामीबिया।
नामी भी हमें लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पर से चीते लेकर आ गए थे, तो इस बार देखते हैं क्या लेकर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप क्या सोचते हैं? ये जो तमाम खबरें हमने आपको बताई, आज 4 खबरें हमने आपको बताई, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।